92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूँ। Good afternoon, everybody. How's everyone here? Waiting to hear a session with Nilesh ji. I watched him. I've been part of radio because I live in Dubai. But I watched Slow and I was hooked. More because he belongs to my fraternity of journalists and everything that journalism represents, which means writing, storytelling, investigation, activism, and service. I think he represents all of them together, and I'm very, very happy to start this session with you. Most importantly, we were sitting backstage and we were talking about many things. So we'll start with that. What is the difference between an RJ and a storyteller? You said that you're not an RJ but a storyteller. दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूँ। जब मैंने कहानियाँ सुनाना शुरू किया उससे पहले मैं माइक के सामने कभी गया नहीं था, और उसके बाद ज़िंदगी में जो भी मैंने किया, मैं बहुत लालची हूँ नई चीज़ें करने के लिए, और मैं जो भी करता हूँ वो करना मुझे उस वक्त नहीं आता है, और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो कहानियाँ कैसे सुनाते हैं ये कभी आता नहीं था। जैसे पार्क की बेंच पे बैठ के किसी अजनबी से कुछ कह रहा हूँ, हमेशा कोशिश की कि ऐसे ही कहानियाँ सुनाऊँ। तो आरजेस की दुनिया अलग है। वो मुझे लगता है कि उसमें चाहे आपका दिन जैसा भी हो, आपको चेयरफुल रहना पड़ता है, और एक स्टोरी टेलर की लग्जरी ये है कि वो जब कहानी सुनाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, और आते हैं। मैं अक्सर जब कहानियाँ सुनाता हूँ तो आई हैव अ लम्प इन माय थ्रोट, या मेरी आंख में आंसू होते हैं, और मैं महसूस करता हूँ, और मैं डरता हूँ उस दिन से जब ऐसा नहीं होगा, क्योंक't मैं तब सिर्फ एक फर्जी बनावटी काम कर रहा हूँगा, और उस दिन मुझे माइक को छोड़ देना चाहिए। मुझे पूछना था कि कहानियाँ, how does a story transform you as a person who narrates the story and the person who hears the story? So हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में? हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा ऐसी आदमी, आप जैसे चाहे पूछिए। जी, मुझे लगता है कि मैं कहानियाँ सुनाते सुनाते बेहतर इंसान बन गया हूँ, और ये मैं पूरी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से कहता हूँ जब भी मैं कहता हूँ, और अक्सर मैं ये हर मंच से कहता हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे लिसनर्स, या मेरी उम्मीद है कि मेरे लिसनर्स कहानियाँ सुनते सुनते बेहतर इंसान बन गए होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत नाराज़ वक्त में रहते हैं, शार्प एज्ड वक्त है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी ताकत बन गया है जिसका कई बार जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं होता है। माता पिता अब कहने लगे हैं मेरी बेटी तो इन्फ्लुएंसर है, जैसे इन्फ्लुएंसर होना एक पेशा है, जैसे डॉक्टर है या टीचर है। मैं तो डरता हूँ अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने से। इन्फ्लुएंसर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, that you can influence other people, how they feel, how they think, how they look at the world, how they look at other people। किसी को आसानी से ये तमगा, ये ओहदा अपने आप को नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो कहीं आप थोड़ा सा कहीं हैं।
मुझे लगता है कि हमारी कहानियों में हम रोज, एटलीस्ट मैं दूसरा बन के दुनिया को देखता हूँ. आई बिकम द अदर, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल प्रिविलेज. किसी दिन मैं 45 साल की माँ बन जाता हूँ, किसी दिन मैं 12 साल का बच्चा बन जाता हूँ, किसी दिन 70 साल का बुजुर्ग बन जाता हूँ, किसी दिन एक ऐसा व्यक्ति बन जाता हूँ जो LGBT कम्युनिटी से है, किसी दिन ऐसा बन जाता हूँ व्यक्ति जिसका बहुत वजन है, या जिसके सर पे बाल नहीं है, या जो ऐसे चलता है जिसका दुनिया मजाक उड़ाती है. और मैं उनकी नजर से दुनिया को देख पाता हूँ. और ये करते, बस रोज ये काम एक मजदूर की तरह करते करते बेहतर इंसान बन जाता. हम क्यों हैं नाराज इतने? मैं क्यों मेरा खून खलता है जब इंडिया गॉट लेटेंट पे मैं इस तरह की चीज देखता हूँ? क्योंकि ये नहीं कर सकते आप, ये लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर सकते आप. अगर एक पावर है आपके पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप इस ताकत का दुरुपयोग नहीं. हाँ, ये कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये हमें शायद हमको नहीं पता, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं हो सकता ये हमको पता है. What absolutely cannot be said and done in public domain, what is decent and what is indecent, you know this. और मुझे लगता है एक क्रिएटर का, एक कम्युनिकेटर की सबसे बड़ी ताकत, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो रेडियो पे हों, चाहे वो टीवी पे आते हों, अगर आपको अपनी ताकत का अंदाज नहीं है, उससे खतरनाक चीज कुछ हो नहीं सकती. अगर आपको अंदाज है और उसके बावजूद उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, उससे ज्यादा बदतमीजी नहीं हो सकती. अगर टीवी एंकर एक स्टूडियो में बैठा है और कुछ बात कह रहा है इसलिए कि उस वक्त उसका रीच का जो थर्मोमीटर है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और उसे बिना ये रियलाइज किए कि मैं कहीं थोड़ा सा जहर, थोड़ी सी नफरत छोड़ के जा रहा हूं अपने सुनने देखने वाले के दिमाग में, और इसका असर क्या होगा, मुझे नहीं पसंद है ऐसे लोग. मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनके काम का एक ही प्रिज्म होता है, इम्पैक्ट. मैं जीवन में जो भी करता हूं मेरा एक ही प्रिज्म है कि उसका इम्पैक्ट. और मैं कौन सी बड़ी बात बोल रहा हूं, ये तो महात्मा गांधी भी बोल के गए हैं कि जो पंक्ति के आखिर में खड़ा है व्यक्ति, उस पर क्या असर हो रहा है. जब मैं कहानी सुनाता हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है, आपको कोई बदतमीजी की छिछोरी सी कहानी सुना दूं, इससे आसान क्या है. लेकिन 15 साल से हम रोज तपस्या कर रहे हैं कि हम जो आपको सुनाएं वो कहानी, वो रेडियो नहीं, वो साहित्य हो. जो सुनाए उसमें हम रियलाइज करें कि ये 10 साल का बच्चा सुनेगा, ये 80 साल का बुजुर्ग सुनेगा, उस पर एक असर हो. जब ये कहानियों का शो शुरू हुआ तो मुझे तो अंदाज भी नहीं था कि अचानक इतना लोकप्रिय हो जाएगा. मेरा एक बैंड होता था, बैंड कॉल 9, उसका एक एल्बम आया था. एल्बम के लिए मुझे रेडियो पार्टनर चाहिए था. उसकी जब बातचीत की तो इत्तेफाक से रेडियो शो शुरू हो गया. 3 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था सिर्फ. न मेरा इरादा था स्टोरी टेलिंग करने का, ना मैंने कभी की थी, और ना ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान था. लेकिन ऊपर वाले ने मैं कहीं और जा रहा था, ऊपर वाले ने खिड़की दिखाई, और उस खिड़की के बगल में दरवाजा था, उससे दुनिया दिख रही थी, और मैं सिर्फ झांक रहा था 3 महीने के लिए. और अचानक मेरी जिंदगी बदल गई. मैं एक और रास्ते पर पहुंच गया. और फिर मैंने पहले सीजन में खुद सारी कहानियां लिखी, और उसके बाद यंग लोग आने लगे कि हमें भी लिखना है, हम भी लिखना चाहते हैं. तो मैंने कहा मैं टीचर का बेटा हूँ, मैं कहानियाँ खरीदने के धंधे में नहीं हूँ, लेकिन हम साथ में बैठते हैं, साथ में कुछ करेंगे, आपसे भी कुछ सीखूंगा मैं, हो सकता है 2 बात आपको बता दूँ. और हमने मंडली शुरू की. और मुझे याद है उस वक्त कहा था, जब मंडली एक साल लगभग हो गया था, मैंने कहा कि
आप सब लोग हाउस होल्ड नेम्स होने वाले हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं मेरी छाया के तले उनके नाम ओझल ना हो जाए। और मैंने कहा आप सब हाउस होल्ड नेम्स होने वाले लोग ट्रेनों में जब जा रहे होंगे आपसे पूछेंगे कि क्या आप वही हैं। जब आप दुकान में कुछ खरीद रहे होंगे, जब आप टैक्सी ले रहे होंगे, आप हाउस होल्ड नेम्स होने वाले हैं। लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ रही है कि फिर आप उससे हिल नहीं सकते। फिर आप कहानियों में वो शॉर्टकट्स नहीं यूज कर सकते कि एक गोरेपन की महिमा का वर्णन कर दिया, कि ह्यूमर के लिए आपने किसी को बता दिया कि वो उसका वजन ज्यादा है, या उसके सर पे बाल नहीं है, या वो भारत के एक ऐसे हिस्से से है कि उसका आपने मजाक उड़ाया। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जा रहे हैं, तो ये आप कर पाए तो करिए, वरना बाकी आप बदतमीजी भरा कंटेंट, छिछोरा कंटेंट, ये सब बहुत आसान है। हम जो कर रहे हैं ये सबसे कठिन काम है कि क्लीन कंटेंट करना, पर्पसफुल कंटेंट करना और मेन पिच पे खेलना। मैं पैरेलल सिनेमा नहीं बना रहा हूँ, मैं मेन पिच पे खेल रहा हूँ, प्राइम टाइम पे आपसे बात करता हूँ। अच्छा कंटेंट बनाते हुए प्राइम टाइम पे रहना और अटेंशन होल्ड करना, ये आसान काम नहीं है। और जब आप ये करते हैं तो आप डिस्कवर करते हैं कि सैकड़ों लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं। दोष हमारा था, हम क्रिएटर्स का था कि हमने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। हमने सोचा कि अरे ये 13 ईयर ओल्ड हैं, 25 ईयर, इनको क्या है, इनको तो कुछ सस्ता छिछोरा ही चाहिए होता। But 13 is the new 23. They are far wiser. You're far wiser than your previous generation of your age, and we know that. And if we don't respect that, then we are insulting you as an audience. Audience की एक split personality होती है। वो हनी सिंह को भी सुनेंगे, वो मुझे भी सुनेंगे, and that is fine. हम गजलें भी सुनते थे, मैं तो अंग्रेजी के गाने समझता नहीं हूँ, पर कभी कभी जो तो कैसे समझ आया थे तो सुनता था। हम विरह के गीत भी सुनते थे, हम प्यार के गीत भी सुनते थे, हम ऐसे ही बने हैं। लेकिन हमको किसी ने एक एक्सेल शीट में डाल दिया इन सारे चेहरों को, क्योंकि उम्र के हैं, वो एक जगह रहते हैं, वो तो एक एक्सेल शीट की, ये तो यही सुनेंगे, यही देखेंगे, और हमने डिससर्विस शुरू कर दी। सॉरी, आपके सवाल का मैंने बहुत आंसर देना शुरू कर दिया। बट आई फील कि ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटर एंड द पावर ऑफ अ क्रिएटर, क्योंकि इस समय इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो सब क्रिएटर्स हैं। जब वो पहले वो ऑर्कुट का जमाना था, Before Facebook, I don't know how many people. एक समय था जब कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो क्रिएटर्स थे और बाकी ऑडियंस थे। सोशल मीडिया आया तो सब क्रिएटर बन गए और सबको एक ऑडियंस चाहिए थी, और सबको जब ऑडियंस की तलाश थी तो वो फिर रोज ये चाहते थे कि मैं कुछ कहूं जिसमें और ज्यादा लोग आए, 50 लोग ही आए, 75 क्यों नहीं आते, 150 क्यों नहीं आते, क्या ऐसा क्या कहूं मैं। पहले अच्छी बातें कही, लेकिन फिर लगा कि शायद नाराज हो जाऊं तो ये 150 से 1500 हो जाएगा, शायद बदतमीजी कर दूं थोड़ी, हाँ बदतमीजी दिखती है। और धीरे धीरे ये होने लगा कि कंटेंट जो कि वो नहीं था जो हम घर पे डाइनिंग टेबल पे बोल सकते थे, वो बातें जो हम नहीं कह सकते थे अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, वो सारी बातें हम दुनिया से कहने लगे, ऐसे अनजान लोगों से कहने लगे जिनसे हम कभी मिलेंगे भी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सरोकार नहीं। तो आप सब जब सोशल मीडिया पे जाते हैं
कभी मैं थैंकफुली, मैं कल बता रहा था एक मित्र को कि थैंकफुली मैं ज़्यादा ट्रोल बोल नहीं होता हूँ, और कभी एक कोई व्यक्ति, किसी ने अगर आउट ऑफ प्लेस कोई बात कह दी, मुझे याद रहती है वो बात, मेरा दिन खराब कर देती है वो बात, इट डीपली अफेक्ट्स मी, बिकॉज मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा क्यों कहा इस व्यक्ति ने, ये तो गलत बात है। और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है या उस कंटेंट पे जो कमेंट कर रहा है, उसको चूंकि नहीं है, तो वो दुनिया के हाईवे पे ये शोर चलता रहता है और मैं अपनी स्लो दुनिया में खुश रहता हूँ। Slow is a takeaway for all of us. Slow अगर नहीं होता, because मैं दुबई से आती हूँ, which is known for its speed, its glitz, its glamour, and I enjoy slow. I think just to wait and see the traffic pass by is also slow. Tell me about slow. ये movement है, it's also a interview space. आपने काफ़ी big names की interviews किए हुए हैं, who come to your village and they, experience that life of the village, and they really slow down, and it's so beautiful to see them in a natural space. तो क्या अलग होता है उनको, when you take them out of the studio and आप उनको एकदम एक green space में बिठाते हो, तो वो magic क्या होता है? देखिए आप लोग स्लो इंटरव्यू, कौन सा अच्छा लगता है? कोई एपिसोड तो अच्छा लगा? मैं गांव में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर का नाम है स्लो, और ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। जब मैंने गांव में रहना शुरू किया तो एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि बाहर बोर्ड क्या लगाना है, और मैंने कहा कि लेट्स कॉल इट व्हाट वी फील व्हेन वी आर हियर, लेट्स कॉल इट स्लो। और फिर पंकज त्रिपाठी से ऐसी बात हो रही थी, बेसिकली हम लोग मिले नहीं थे कभी, और मैंने कहा मैं बम्बे आना मानता हूँ, बोले कि मैं तो आपके शहर में हूँ, तो मैंने कहा मेरा गाँव चलते हैं, और ऐसे ही बातचीत हुई, और पर्पसलेस बातचीत थी। और जब वो चले गए तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बातचीत हो गई, इसको एक शो बना देते हैं, इसको स्लो इंटरव्यू बोल देते हैं, क्योंकि स्लो में हुआ है और उसी तरह की बातचीत है। लेकिन ये इस बात असल में उससे परे जाती है। ये बात है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि उस शो में मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है या अगली किताब कौन सी है, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं एक पोस्टमैन हूँ, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ कि इन लोगों की बातें जो मुझे लगता है कि रोचक हैं, और ये बातचीत जो है इसको 10 साल बाद भी प्रासंगिक रहे। हम एक ऐसे वक्त में हैं जिसमें नेगेटिविटी हमारे चारों ओर है। हम जो खाना खाते हैं उसमें, हम जो कंटेंट देखते हैं उसमें, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। अब एक नॉइजी पब में जाते हैं और शोर, मैं तो उन लोगों में हूँ जो सोचता हूँ कितना शोर क्यों है, जब मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ सामने वाले को, तो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। जब हम ये करते हैं तो जो हम ढूंढ रहे हैं उसको मैंने नाम दिया है स्लो। In not wanting that, what you're wanting is this. Which means कल ट्विटर पे कुछ किसी का मैंने ट्वीट शेयर किया था, एक दुकान पे एक हाथ से एक व्यक्ति लिख के गए थे, असलम पतंग उड़ाने गए हैं। दुकान के बाहर और गत्ते पे बड़ा सा उन्होंने लिखा था हाथ से। तो मैंने उसको कोट ट्वीट किया, मैंने कहा स्लो डाउन योर लाइफ, बी लाइक असलम। फिर किसी ने कहा कि सर आप तो कह रहे हैं स्लो है, सबके पास ये सुविधा नहीं है। मैंने कहा स्लो हैज नथिंग टू डू विद आइदर बीइंग हैविंग रिसोर्सेज और बीइंग इन अ सिटी, कुछ नहीं। क्या स्लो यात्रा कहीं और की नहीं, स्लो तो अपने अंदर की यात्रा है। क्या आपको चाहे जितने भी बड़े आप शहर में रहते हो, सबसे पहले तो क्या आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं? आपको क्या पता है कि आपकी
अच्छाइयाँ क्या हैं और क्या चीज़ें जिन पे आपको बेहतर करनी है। आप जिंदगी को किस तरह से देखते हैं कि ईर्ष्या है आप में? मुझ में जेलसी नहीं है, मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मुझ में कोई जेलसी नहीं है और मैंने इस पर काम किया है और बहुत लंबे समय से मैंने अपने आप को, क्योंकि एक समय था जब मुझे लगता था कि अरे मैंने ये गाना लिखा फिल्म में, अरे फलाने का गाना हिट हो गया, मुझे लगता था अरे यार मेरा नहीं हुआ हिट, या ये वाला मेरा गाना था इसको अवार्ड नहीं मिला, शुरुआती दिनों में। और फिर मैंने खुद पर काम किया और अब मैं आई एम वेरी कंटेंट इन लाइफ एंड आई डोंट हैव जेलसी। एंड स्लो इज अबाउट दीज इंटेंजिबल्स, स्लो इज मोर अबाउट दीज इनविजिबल्स, स्लो इज अबाउट प्राइड। कि हमारा कहना है कि मैं जो काम करता हूँ, हमारी टीम हम साथ में जो काम करते हैं, उसमें एक दो फ्रेजेस में यूज करता हूँ, एक है ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस और दूसरा है हम्बल ऑडेसिटी। हम जो कर रहे हैं हमें उसकी ताकत पता है और हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक जनरेशनल इम्पैक्ट वाला काम है, इसीलिए जिम्मेदारी का काम है। एक चुटकुला करके रील पे या मैं सर के बल खड़े होके या कोई बदतमीजी की बात करके ये तो कर सकता हूँ, लेकिन 7 दिन बाद शायद ये न याद है। लेकिन भारत के 100 शहरों में बच्चे मुझे सुन के बड़े हुए हैं और उन बच्चों से मेरा रिश्ता है। जो तब कॉलेज में थे वो अपनी जिंदगी के एक करियर के स्टेज पे हैं, जो तब वो 50 साल के थे वो 65 साल के हैं और उनसे एक रिश्ता है मेरा और वो मेरे लिए बहुमूल्य है वो रिश्ता। तो वो ऑडेसिटी है कि हम जो करते हैं हमें बाजार के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो ठीक है वो करना है, जो अच्छा है जो भला है वो करना है। ऑडेसिटी वहां से आती है कि हम तो अलग अपना एक हाईवे से अलग चल पड़े थे, अपनी पगडंडी पे चल पड़े थे क्योंकि सुख था उसमें। एक पहले तो यशराज स्टूडियो जाते थे रोज और अचानक बम्बई छोड़ दिया, लखनऊ आ गए, लखनऊ से फिर गांव चले गए और फिर पलट कर देखा कि अरे तो लाखों लोग चले आ रहे हैं उसी पगडंडी पे, क्योंकि वो भी ऐसी पगडंडी की तलाश में थे और उनको कोई शायद ये लगा होगा कि नहीं हम बोलेंगे तो कोई हमें जज ना करे, लेकिन फिर लगा कि नहीं ये तो कूल है, स्लो होना भी कूल है। Slow was a word that was not loaded with, it was a slightly lethargy. तो वो हमें रहा कि हमें एक हम्बल ऑडेसिटी है, हमें एक आत्मविश्वास है। अब हम नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज टू मेक फिल्म्स। I want to direct a film. I don't know how to do it. Okay, I want to act in a film. I don't know how to do it. Do I need a big producer? Not at all. मैं अपने मोहल्ले में बना लूँगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं अपने गांव में शूट कर लूँगा, ऐसी कहानी लिखूँगा कि वो वहीं शूट होगी। So ये हमको ऑडेसिटी हमको आती है कि अपने बल पे भाई कर लेंगे, उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि anyway आप अगर OTT प्लेटफॉर्म के पास जाओगे वो 10 शर्तें लगाएगा, वो बोलेगा नहीं ये कर दीजिए, वो बोलेगा आप। कल मैं किसी को अपने दोस्त को बता रहा था, पिछले 2-3 साल से मुझे ना एक्टिंग के बड़े ऑफर आने लगे, जो विचित्र था क्योंकि मैंने कभी चाहा नहीं है, लेकिन आई गेस मैं रेडियो पर अभिनय ही करता रहा हूँ 10-15 साल से। तो एक बहुत बड़ा शो था, उसमें मुझे सेलेक्ट किया उन्होंने, जो टॉप 3 रोल्स थे उसमें। शो का नाम था महारानी, सोनी पे। और जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया तो मैंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं गाली नहीं दूंगा, एक ही शर्त है। कॉन्ट्रैक्ट ये सब हो चुका है। तो बोले नहीं ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, नीतीश कुमार का कैरेक्टर। तो गया, मैं वर्कशॉप में गया और डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला
सर भर भर के गाली देनी है। और मैं इतना असहज हो गया कि एक तो मैं मेरे मुंह से निकलती नहीं गालियां, मैंने गालियां दी नहीं कभी। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस कमरे के बाहर एक दुनिया है, जिस दुनिया से मैं लगातार बात करता आया हूं और एक चीज का एक स्टैंड लेता हूं, उसको मैं क्या जवाब दूंगा। उस रात मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया कि आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन फॉर दिस, और मैंने वो छोड़ दिया। तो जब आप कंटेंट बनाते हैं औरों के लिए, तो आप फिर उनके जो मर्यादाएं हैं, उनकी जो सोच है, उसके हिसाब से करते हैं। हमारी हम्बल ऑडेसिटी है कि हम अपने घर के बाहर घास के मैदान पे हमारा कोई गेस्ट आएगा, हम बात करेंगे, हम उसमें ये नहीं और बताइए भाई कुछ गॉसिप की बात बताइए, आप बताइए वो हीरोइन के साथ ये तो नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, ये जरूरत नहीं मुझे बोलने की, क्योंकि उस महान मेन स्ट्रीम के अंदर मेरा छोटा सा मेन स्ट्रीम है, मुझे पता है। ये हम्बल ऑडेसिटी है। For most content creators जो चाहते हैं कि इस तरह का content बनाएं, and इसमें responsibility is such an important part of what you're saying. Do you think कि ये इसलिए भी है because journalism is something that also influenced you to a large extent? Of course your family and the values, but also journalism at that time, when you were practicing journalist, there's a lot of ethics, there's a lot of saying no to something which could be lucrative. वो बात है जो ना, the strength of saying no. बिल्कुल, इट्स वेरी अनकैनी। मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट पे एक दोस्त के साथ कह रहा था कि यार मेरा ना सबसे बड़ा सुपर पावर है द एबिलिटी टू से नो। मतलब ये इस टेबल पे 10 करोड़ रुपए रखे होंगे, आई कैन वॉक अवे फ्रॉम दैट एंड बी कंटेंट विद इट। और जब आप इस जगह पे पहुंच जाएं जीवन में, तो आप वो आपका अचीवमेंट है कि नो अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल और मटेरियल गेन। आप मटेरियल गेन बुरी चीज नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमा के अच्छा मेहनत का काम, बट मेरे पास एक गोरेपन की क्रीम वाले आए थे, वो बोले आप क्या कहानियां सुना सकते हैं? मैंने कहा आप सोच रहे हो किससे बात कर रहे हो? 3 करोड़ के आसपास की डील थी वो। I said, do you know with what face are you saying this, and with what face would I ever do this? तो वो जो है कि आप कैन यू वॉक अवे, द पावर टू से नो। और जो आपने पहले बात की, सही बात आपने कही कि मैं एजेंसी का जर्नलिस्ट रहा हूँ, इंडिया अब्रॉड में काम करता था, फिर एसोसिएटेड प्रेस जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है उसमें काम किया। अखबार के जर्नलिस्ट से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है एजेंसी का जर्नलिस्ट। एजेंसी का जर्नलिस्ट एक सिपाही होता है, तो वो कुछ ऐसा नहीं, कभी भी नहीं लिख सकता जो आउट ऑफ प्लेस हो, जो अनकॉरोबोरेटेड हो। अपना ओपिनियन तो कल्पना भी नहीं कर सकता उसमें डाल दी। तो एक तरफ वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन था कि जो बात आप एनीथिंग व्हिच यू डू नॉट नो टू बी ट्रू आप नहीं कह सकते। दूसरा ये था कि आप में से यहाँ है कोई जर्नलिज्म वगैरह के छात्र छात्रा है? जर्नलिज्म के बारे में बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको बताता हूँ। इट टीचेस यू two things, and both are linked. It teaches you to talk to strangers, number one, and earn their trust. Why on earth should any stranger talk to you? वो अपनी दुकान पे काम कर रहा है, आप आ गए भैया, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सामने सड़क खुद रही है, आप मेरी बला से मैं क्यों बताऊं आपको अपना दुख? और दूसरा, इट टीचेस यू एम्पैथी। और एम्पैथी नहीं तो आप अच्छे पत्रकार तो बन ही नहीं सकते। आजकल उल्टा हो गया, एम्पैथी नहीं है तो बहुत अच्छा पत्रकार है। अगर निष्ठुर, निर्मम, अगर आप में ये गुण है तो आप बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। एम्पैथी को बचा के रखिएगा, ये सोना है। जीवन में आप कुछ भी करेंगे ना, डोंट लेट गो ऑफ दैट।
किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो अपना दुख बता रहा है, आपके अंदर उस दुख का संचार अगर नहीं हो रहा है, and there is a problem. मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ on my journey as a storyteller. अब बहुत सालों से लिसनर्स बोलते थे, सर आपकी जब कहानियां सुनते हैं तो लगता है हमारे साथ हो रहा है। ऐसा बहुत बहुत लोग बोलते थे। अब मैंने कुछ न्यूरोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी that this is a fact. There is something called neural coupling. Neural coupling. Okay. If you are narrating a story to me, if you're doing it well, तो मेरे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होगा जो तब होता जब मैं एग्जैक्टली उसी स्थिति में होता। यानी कि सपोज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो है कि मैं किसी खतरे से भाग रहा हूँ, मैं भाग तो रहा नहीं, ना आप भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, आपके ब्रेन में जो केमिकल सीक्रेट होंगे वो वही होंगे जो तब होते जब आप भाग रहे होते खतरे से। That love. This is the power of storytelling. And अगर आप में एम्पैथी है तो आप कहानियां सुनाएंगे भी बेहतर। और कहानियां सुनाना सिर्फ रेडियो की बात थोड़ी है। आप कल को मैनेजर्स बनेंगे, सीईओज बनेंगे, आप किसी की टीम में होंगे, किसी को टीम को रन कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशंस दे रहे होंगे, टीचर होंगे। अभी मैम कह रही थी टीचिंग के लिए स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग कॉल्ड द नीलेश मिश्रा स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी। मैं चाहता हूं अगर छोटी उम्र से बच्चों को, मेरी बेटी 9 साल की है, वैदे ही नाम है उसका, वो जब 3 साल की थी तो मेरे कमरे में अचानक आ गई, मुझे जो भी अपने तरह से बोली वो, और मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उसे पता था कि ये बटन दबाते हैं तो ये ऐसे लाल हो जाता है, लाल नहीं हो रहा मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ उसे पता था। तो मैंने उसको बेवकूफ बनाना चाहा, मैं बोला हाँ बोलो बोलो, तो उसने बोला तो वो हुआ। फिर उसने कहानी सुनाई और कहानी में एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड था। एक बच्ची थी जो अपनी अम्मा से ड्रेस चाहती थी, ब्लैक ड्रेस, और फिर ये हुआ और उसको ड्रेस मिल गई और बहुत खुश हो गई। आई लाइक दैट, कहानीपन था उसमें। छोटी उम्र से अगर बच्चों को स्टोरी टेलिंग सिखाई जाए, आप समझिए क्या होगा उसमें। You will be able to express your thoughts better, with more clarity, coherence, which means कि आपके मन में इतना कुछ चल रहा है और आप समझा नहीं पा रहे सामने वाले को, पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे, to begin with, टीचर को नहीं समझा पा रहे। Work out of the clutter. To work out, relationships will be better. अपने लवर्स को नहीं, आप अपने लवर को नहीं बता पा रहे, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे ना। आपके आसपास जो दुनिया है उसको आप अपने थॉट्स कोहेरेंस से अगर नहीं बता पा रहे हैं, which means कि आप अपने थॉट्स की स्टोरी टेलिंग सही नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग बचपन से सिखाई जानी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं मैं स्टोरी टेलिंग कैसे सीखूं। आप लोग वैसे भी कई लोग सोचते होंगे, अपने दोस्तों के सामने खड़े होइए, तो मैं आपको भाई कहानी सुनाता हूं। किसी कॉपी मत करिएगा, नीलेश मिश्रा को तो बिल्कुल नहीं। अपनी आवाज, अपना खुरदुरापन, अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपना शब्दों पे अटकना, अपना शब्दों को ना बोल पाना, इस सबको लाइए अपने कथन में। You don't need to be perfect at all. At all. Bring your imperfection in your narration, in your storytelling. और कोई टोनैलिटी तो बिल्कुल मत लाइए। जैसे आप सुनते हैं अचानक, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं वॉइस ओवर जैसे साउंड ना करने लग जाऊं, एडवर्टाइजिंग जैसे साउंड ना करने लग जाऊं। तो अपने दोस्तों के सामने खड़े होकर, एक शीशे के सामने खड़े होकर, आपका हाथों का मूवमेंट क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर इंप्रूव करेगी। मैं जब पहली बार स्टेज पे गया, मुझे याद है कोटा में था, सामने 2000 लोगों की ऑडियंस थी और मैं ऐसे स्टेज पे कभी गया ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि माइक ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं। आज भी मैं अनाड़ी हूं इन सब चीजों में। बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैं ऐसे खड़े रहूं या ऐसे खड़े रहूं,
या ऐसे कर लूं, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को लिबरेट किया, मेरे हाथ ज्यादा दूर तक जाने लगे। मेरे हाथों की जो परिधि है यूं, जब मैं कभी गा रहा होता था तो यूं कर देता था, मैं लिबरेटेड सा फील करता था। एंड those people who are not used to physical sports, now I look back and ये सब मैं किताब में भी अपनी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हम लोग यूं बैठते हैं, यूं कंप्यूटर पे काम करेंगे, हमारा बॉडी लैंग्वेज इतना सदा हुआ है। जो फिजिकल स्पोर्ट्स में है या फिजिकल एक्टिविटीज में है, they are used to using their limbs and their body in a certain way. There is a chemistry, it moves. And even with women, it's a different body language that Correct. they're taught to Yes, sit in a certain way. yes. There So are- breaking out of that is itself storytelling. Breaking out of that the confines of your body language. और फिर उसको अभिनीत करना और फिर महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। So do you see that therapy? Is it therapeutic? 100%. I have been in discussion with IIT Kanpur. I might do it myself now. I want to create an API. देखिए, हमें हजारों लोगों ने, लिटरली हजारों से ज्यादा होंगे, उन्होंने कहा है कि भाई आपकी कहानियां सुन के हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया। अब ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं तुरंत बोल रहा हूँ कि क्योंकि साइंस की बैकिंग नहीं है, तो ये बात तो मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया, उन्होंने कहा मुझे नींद बेहतर आती है, उन्होंने कहा मेरा एंगर मैनेजमेंट मैं कर पा रही हूँ। मेरी अपनी माँ जो 2 साल पहले गुजर गई, वो रोज रात 2 कहानियां सुनती थी मेरी। The roles were reversed. She heard you. To sleep better, she had a sleep problem. And every day she used to hear 2 stories of mine on YouTube to be able to sleep. So there are tens of thousands of people who have told me that it is therapy. मैं कश्मीर गया था सर, कश्मीर में मेरी बहुत पागलपन की हद तक प्रॉब्लम है। क्यों है? बहुत भरा पड़ा है लोगों के अंदर, बहुत जमा हुआ है दर्द, अलग अलग तरह के दर्द है ना। आप सैनिक का अलग दर्द है, घर से दूर बैठा है, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो उसने शुरू भी नहीं की, ना वो खत्म करेगा। जिस लड़के के हाथ में पत्थर है, वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो उसने शुरू नहीं की, ना वो खत्म करेगा। सब एक कठपुतलियों की तरह पुरानी किसी इतिहास के नाटक में चल रहे हैं, अपने अपने पात्र उसमें ढूंढ ले रहे हैं, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, सबके अंदर भरा पड़ा है। तो मैं गया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं कश्मीर में परफॉर्म करूं, मैंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। बहुत स्टूडेंट्स आए थे, दूर दूर से आए थे, और वो लड़के खड़े हुए रोने लग गए क्योंकि मैं भी महसूस कर रहा हूँ दर्द। तो मुझे लगता है कि कथारसिस जो देती है स्टोरी टेलिंग, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्टोरी टेलिंग पे बहुत बड़े तौर पर काम करना चाहिए। जो एंग्स्ट है, यंग लोगों की एंग्स्ट है, उसका आउटलेट मिलेगा, जवाब मिलेंगे, सिर्फ आउटलेट ही नहीं। सो आई फील स्टोरी टेलिंग इज न्यूक्लियर पावर, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। Spoken as well as written. Yes, and why not speak what you have written? Yeah. Why don't wait for that perfect voice to come, for somebody to narrate it with intonation. Say it with your imperfection, and record it, and listen to it. And as you spend the passage of time, आप देखेंगे अपनी इमोशनल जर्नी में आप यहाँ से यहाँ आ गए। आप वही सेंटेंस क्या ज़्यादा ठहर के बोल पा रहे हैं कि आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस है या आपकी आवाज लरसती है? ये तो थर्मोमीटर है हमारी बीइंग का। It's like a
It's calibrating. Program of the Constantly, it's calibrating. When you're talking about love, does that make you happy or does that make you sad about a loss, about never experiencing an emotion? Does that make you feel content that, okay, I've lived this emotion? And does that make you look back at your own life कि ये जी चुका हूँ मैं? तो ये सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग को कुछ पूछना पूछिए ना, सॉरी। मैं इसी पे आपने कल फोन किया, मैंने कहा देखिए मैं स्टेज पे जाने के पहले मुझे कुछ नहीं पता होता मैं क्या बात करूँगा। सीढ़ियों पे जब मैं चढ़ रहा होता हूँ तब शायद सोचना शुरू करता हूँ। कोई अगर मुझे सवाल बता दे, मुझे कभी नहीं चाहिए। तो आप बोल रही थी मैं, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहता। मैं जरूर जिए जैसे हमारे जी, पहले इनकी किताब के बारे में बात करेंगे। This is a book that he's just released. It's his first book of poetry, sir. आपकी first जी book जी, of मैंने poetry? पहली बार अपनी पोएट्री पब्लिश की है। पहले मैं Fiction काफी फेसबुक वगैरह पे काफी आपको मेरी पब्लिश मिलेगी, जो मैं खो गया, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। Okay. वही सीधे लिख देता था। That's it. बस now it's lost in that ocean. I don't know how to find it. Okay. So tell us about the poetry book and we'll let you. ये किताब आई है मेरी, मैं अक्सर सोचता हूँ, तो ये जो मैं हम्बल ऑडेसिटी बोल रहा था, तो ये इम्प्रिंट भी हमारा ही है, स्लो इम्प्रिंट। यही है हम्बल ऑडेसिटी, भैया हमें नहीं जरूरत है किसी की। तो वी पार्टनर्ड विद दिस एका वेस्टलैंड पब्लिशर्स का, उन्होंने बड़े खूबसूरत किताब छापी है। इससे मैं आपको इजाजत है। पहले सुना दे रहा हूँ। पागल पागल फिरे फकीरा, पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। जोगी कोई मंतर जंतर फूके तो कम होवे पीरा। पागल पागल फिरे फकीरा। कभी सदियां कभी लम्हा, कभी मुश्किल कभी आसान, कभी रूठी कभी झूठी, कभी पूरी कभी टूटी, कभी जुगनू कभी तारा, कभी कम कम कभी सारा। है बोले जिंदगी मीठा, पर इसका स्वाद है खारा। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका तिनका टूटी आशा। भोले हैं हम, भोले हैं हम, समझ ना पाए दुनिया का ये खेल तमाशा। रत्ती रत्ती माशा माशा, खुद को तोड़ा खुद को बनाया, खुद को रंगा खुद को सजाया, खुद का सांचा फोड़ दिया है, खुद को फिर से जोड़ लिया है। मैं अंग्रेज कुम्हार भी मैं हूं, मैं अंग्रेज कुम्हार भी मैं हूं। नफरत मैं हूं, प्यार भी मैं हूं। मुझ में सारा सत्य बसा है, मुझ में सारा सत्य बसा है। कण भी मैं, संसार भी मैं हूं। पुनर्जन्म की रस्म करेंगे, पुनर्जन्म की रस्म करेंगे। रूह को अपनी भस्म करेंगे। मरघट में भी फूल खिलेंगे, ऐसा कोई तिलस्म करेंगे। मन है कलंदर, मन है जोगी, मन जो चाहे मन की होगी। फिर क्यों मन ने झूठ को पूजा, दुख तकलीफें सारी भोगी। मन कठपुतली मन है खिलौना, ले फिरता रिश्तों का बिछौना। धूप का टुकड़ा याद का कोना, आंसू चांदी दर्द है सोना। आंखों में ये झांक रहा है, मन का गडरिया हाँक रहा है। अमृत बेचा करता था ये, जहर की पुड़िया भाग रहा है। फेंक मुखौटा चेहरा देखा, भेस है बदला धीरा धीरा। टूटे लफ्जों को तोड़ा है, अब कविता कर लेगा कबीरा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा।
जोगी कोई मंतर जंतर फूके तो कम होवे पीरा, पागल पागल फिरे फकीरा। अरे वो टाइम ओवर का वो लेके आ गए थे भाई, घबरा गया मैं उनको देख के, कविता की लाइनें भूले जा रहा था मैं। आपने इतनी सारी फिल्में, आई मीन मेनी सॉन्ग्स यू रिटन इन मेनी फिल्म्स। आप जब गाना आपने लिखा और अब स्क्रीन पे देखते हो, आर यू हैप्पी विद मोस्ट ऑफ इट? नो, बट आई एम वेरी हैप्पी जब वो मेरे शब्द को मैं कंपोज किया वो सुनता हूँ। Is there a song that you really like that is exactly the way you probably would have envisioned it, and it's done there on screen as well? ऐसा कोई गाना है? Yes, there are two songs of mine that I like a lot. Can we have you sing it for us? मैं बहुत काबिल बाथरूम सिंगर हूँ, तो जज मत करिएगा। एक फिल्म थी मेरी बजरंगी भाईजान, उसमें एक गीत था और फिल्म को मैं अपनी लिरिक्स भूल भी जाता हूँ, शक मत करिएगा, वो मैंने ही लिखा है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। एक फिल्म थी बर्फी। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राह के परे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती अदाओं में, चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। ओ Another important question is, अरे वो घात लगा के बैठे हैं वहां पे भगाने के इंतजार में। I don't think nobody is moved except audio storyteller, Bollywood scriptwriter, lyricist, author, activist. Do they all live in harmony or do they fight with each other? All these separate people. It's a good question. पहली बार पूछा इसने। जर्नलिस्ट और स्टोरी टेलर कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। हमेशा जो कहना चाहता हूं मैं अब कहना छोड़ दिया, क्योंकि या तो आप दिन भर छाती पीटते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है,
मैं इस पे नाराज हूँ, इस पे नाराज हूँ, इस पे नाराज हूँ, मैं दिन भर ट्वीट करता हूँ। या मैं 2 काम ऐसे कर लूँ जिससे किसी का भला हो, क्योंकि मेरे नाराज होने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, ये भी मैंने रियलाइज कर लिया। दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो एक समय था जो पिछले 4-5 साल पहले वेरी एजिटेटेड, आपको दुख होता है, नाराजगी होती है, कोई वीडियो देखते हैं किसी अन्याय हो रहा है, वो अब सोशल मीडिया के युग में। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं दिन भर छाती नहीं पीट सकता, या तो मैं और कुछ जानता नहीं होता और कुछ काम नहीं करता होता। कई लोग हैं जो जिनको ठीक है लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, मैं हर चीज के विरोध, और मैं फैशनेबली सबवर्सिव हूं भी नहीं कि फैशन है तो हर चीज का मैं विरोध करूं, मैं नहीं। इसीलिए ना इधर वालों ना उधर वालों में किसी का काम करनी, क्योंकि कई चीज मुझे उधर की पसंद आती है, कई उधर की पसंद आती है। ऐसा ही भाई एक जब परिवार होता है तो आपने पिताजी से आप 4 चीज पे अग्री करते हैं, एक चीज पे हो सकता है डिसएग्री करें, ये जगह बची नहीं है ना। पॉलिटिक्स में ये जगह बची नहीं है कि मैं आपकी, मुझे ये 3 चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं, आप मेरे नेता हैं, ये 2 चीजें मुझे नहीं पसंद है, इस पर देखिए आप, इसकी जगह नहीं बची। Criticism. वो क्रिटिसिज्म बुरी भी नहीं होती हमेशा, मतलब आप संवाद कर रहे हैं, तो इसलिए जर्नलिज्म आहत है, ये मैं मानता हूँ। जर्नलिज्म थोड़ा वोंटेड है। फिर मैंने ये भी सोचा कि एक समय तक मैंने ये किया, अब मेरी काम की दिशा ये होनी चाहिए कि जैसे जब गांव कनेक्शन शुरू किया कि मैं गांव की बात उठाऊं, गांव के बारे में जो कहा नहीं जाता वो करूं। तो उस पर हमने ईमानदारी से काम किया, और एक फिर अपना प्रोग्रेशन है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कागज में लिखा होगा कभी कि ये टाइम खत्म हो गया अभी। अब नाउ दैट यू सेड, आई एम लुकिंग बैक एंड असेसिंग, कि मुझे लगा कि मैं जो गलत है या बुरा है उसको मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भला है उसके बारे में बात नहीं करते लोग, उसकी बात कर सकता हूँ। मैं पेरेंटिंग की बात करना चाहता हूँ। इट्स नॉट कूल इनफ टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग और गुड कंटेंट, और नॉट सेलिंग स्टीरियोटाइप्स, कि आप फिल्मों में ये गाना नहीं कर सकते कि मुझे बोटी बना के खा जाना। ये एक्चुअल लिरिक है, आपको तो पता ही होगा, डांस वांस भी किए होंगे आप सब इस गाने पे, बहुत गड़बड़ काम करते हो आप। तो या तो मैं भला काम कर दूं जिससे एक इम्पैक्ट हो, तो मैंने एक म्यूजिक लेवल अपना बना लिया जिसमें राइटिंग लेड सॉन्ग्स होंगे जो बाजार के लिए नहीं लिखे जाएंगे। बाजार सुन ले, बहुत बढ़िया बात है। मैं किताबें छाप रहा हूँ जो ऐसा नहीं कि ये तरकीब कर देते हैं, कवर पे फलानी हीरोइन की फोटो छाप देते हैं, क्योंकि ये नहीं करें। अब हम फिल्में बनाने जा रहे हैं, फीचर फिल्में अपनी शर्तों पे बनाएंगे, उसमें गाली नहीं होगी। We need a parallel narrative. भाई मैं बता रहा हूँ, बड़े मेन स्ट्रीम में, मेरा छोटा मेन स्ट्रीम में, मैं वहीं पे अपना टुक बैटिंग करता रहूँ। Thank you very much. This can go on and on. आपने उनको कोई समय नहीं दिया, पर समय तो था। हाँ जी, I think we can ask questions from the audience. अरे वो भगा नहीं आप। Hey, no, we can take a question from the audience, please. नीलेश जी, माय नेम इज हरिंदर बाबा। आपकी स्टोरी यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसने नहीं सुनी हो, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो स्टोरी है वो हमें सुकून देती है। हमारी तो ये संस्कृति रही है, एटलीस्ट एट माई एज, जब हम बहुत छोटे थे तो रोज़ रात को दादा दादी से कहानी सुनते थे। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, उसको फिर वो लेके उसको रिवाइव कर रहे हो। मेरा है, मुझे भी आपकी स्टोरी सुनते सुनते और ये शौक़ पैदा हुआ कि लिखने का, कुछ लिखा भी है। तो आप हमेशा कहते हो कि मैं एक टीम को ट्रेन करता हूँ अपनी कहानियाँ लिखने के लिए, तो आई वांट टू बी इन योर टीम। तो उसकी शर्त क्या है? कि कहानी सुनानी पड़ेगी या कुछ आपको सुनाना पड़ेगा? सो राइटिंग साइड पे हमारी मंडली है, और मंडली में हम बीच बीच में सॉर्ट ऑफ
एंट्रीज लेते हैं तो लोग कईयों के मेल आते हैं कि सर ये शामिल होने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। हम कहते हैं आपको पैसा नहीं देना, पैसा हम आपको देंगे, पर चुनेंगे हम। तो क्या होता है कि वो तो छोटी सी मंडली है, बट लाइक आई सेड कि जो स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी है उसके ज़रिए मैं अब उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ। वो क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगेन एक छोटा सा प्रयास मैं हो सकता है अपने वेबसाइट पे शुरू करूँगा जल्दी, जिसमें हम राइटर्स और स्टोरी टेलर्स को ट्रेन करना शुरू करेंगे, अलग अलग उम्र के। और एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि चूँकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्टोरी टेलिंग मैंडेट की गई है, तो मैं उसको अलाइन करना चाहता हूँ स्टोरी टेलिंग को करिकुलम से, ताकि अपने जो आंसर्स लिखते हैं बच्चे वो बेहतर लिख पाएंगे, कहीं ना कहीं उसको कोलेट कर पाए कम्युनिकेशन में। जी हाँ, मुझे लगता है एक उनके ग्रेड्स बेटर रहेंगे। तो वी विल पब्लिकली अनाउंस दिस वेरी सून, फिर आप उसको एक जगह भेजिएगा एंट्रीज। और मेरा वेबसाइट है neeleshmisra.com, NEELESHMISRA.com, और इसी नाम से मेरे सोशल हैंडल्स हैं, पर वो करेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम नैन्सी। जैसा कि आपने बताया कि हम फेस टू फेस भी सामने वाले को अपने भाव समझाने में असमर्थ रहते हैं काफ़ी समय, तो आप इस डिजिटल एरा में भी कहानियाँ सुनाते वक्त लाइक अपने आप को इतने वास्तविक रखते हो कि इंसान खुद महसूस करने लग जाता है कि मैं ही वो कैरेक्टर हूँ। तो आप ये लाइक रेडियो पे या टीवी पे से डिजिटली कैसे करते हैं? ऑनेस्ट रहना पड़ेगा मुझे। या श्योर। जिस दिन मैं नाटक कर रहा हूँ आपको पता लग जाएगा कि जिस दिन मैं जो भाव है उनको महसूस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं, जैसे हमने एक शो किया था योद्धा, जो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, आर्मी के सारे रैंक्स या यूनिफॉर्म रैंक्स के बारे में था। अब वो अलग भाव है कि जब आप क्या आप वो अकेलापन महसूस कर पा रहे हो जो एक सिपाही का अकेलापन होता है, जो एक बैटल फील्ड में है और एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा है। मैं महसूस कर पाता हूँ, और अगर मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ, वो ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ, जो मैंने बताया न्यूरल कपलिंग के ज़रिए, जो डॉक्टरों ने नाम दिया है। जब मैं कोई पिता से बच्चों के बिछड़ने की कहानी, या आप लोग बहुत से घर से दूर होंगे, उस दूर होने की कहानी, मेरी पहली कहानी थी दिवाली की रात। वो सुन के मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि ये कहानी सुन के पहली बार हमें पता लगा या रियलाइज हुआ कि हम तो सोचते थे कि बच्चा दूर गया पढ़ने और हम उसे याद कर रहे हैं। इससे ये पता लगा कि वो भी हमें याद करता है। जी जी जी। तो मुझे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। डिजिटल युग में जहाँ अटेंशन कम है, इससे पहले रेडियो के युग में भी कहानी सुनाना मुश्किल था कि भाई आप थोड़ी सी सुना रहे हो, फिर वो सरिया और बनियान का विज्ञापन आ जाएगा, हैं? उसके बाद फिर कहानी, तो आपका अटेंशन होल्ड। तो हम अपना काम अगर ईमानदारी से करते रहेंगे तो आप आपसे जुड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल। Okay, we have 2 of them asking a question. No, 5 or 6 of them. Oh my God. Okay. Okay. नमस्कार सर, सबसे पहले बिना स्पर्श के आपका चरण स्पर्श। मेरा नाम है अज्ञात आदर्श, और मेरा जो सवाल है सर, उसके लिए मैं 2 फिक्शनल कैरेक्टर्स लेना चाहूँगा। एक का नाम लेट्स सपोज राहुल है और एक वेद है। तो जो राहुल जो लड़का है वो बचपन से बहुत मेधावी था और पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक उसे मिले, और धीरे धीरे ये फैसला हुआ, ये तय हुआ कि चलो ये लड़का इंजीनियर बन जाएगा। लड़का इंजीनियर बनता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करता। और दूसरा एक लड़का है वेद। वेद ने भी यही सोचा था, क्योंकि वो भी शुरू में बहुत मेधावी था और उसने यही सोचा कि वो भी इंजीनियर बनेगा। उसने इंजीनियरिंग करने की सोची, पर जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव मिले कि उसे अचानक से लगता है कि अच्छा 10 लो इंटरव्यू पे ये कमाल की बात नीलेश मिश्रा जी कह रहे हैं, तो मुझे भी शायद कुछ ऐसा करना चाहिए। या फिर वो दिव्य प्रकाश दुबे को सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कमाल की कहानियाँ लिख सकता हूँ। और ऐसी घटनाएं जीवन में धीरे धीरे होती रही, और वो एक रास्ते पर निकल गया जिसे वो खुद नहीं पता कि वो ना इंजीनियर बन पा रहा है ना राइटर बन पा रहा है। तो आप कौन से कैरेक्टर को सपोर्ट करना चाहते हो, राहुल को या फिर?
वो कीड़ा वो दिख रहा है मुझे। बहुत स्टोरी टेलर को स्थिति प्रज्ञ होना पड़ेगा। स्टोरी टेलर साइड नहीं ले सकता, वरना वो एक व्यक्ति का इमोशन, एक व्यक्ति की यात्रा ज्यादा ईमानदारी से बताएगा और दूसरे को नहीं बताएगा। ये कहते हुए मैं सफाई से आपका जवाब देने से बच गया हूँ। मैं खुद को आपसे बात हो पाई तो थोड़ा दुख है कि मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शायद मैं कभी आपके पैर छू पाऊंगा, बस इतनी सी ख्वाहिश है। जरूर, क्यों नहीं? बस इतनी सी। और ये Nilesh, this was a hint for him to be a part of your team, I guess, right? Right? See, he's smiling and nodding also. But thank you so much.